कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 खत्म किया था। आज हम लोग 4th स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर जो अपलोड कर रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे करेंगे, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और हम आपको लोड पूरा नहीं देना चाह रहे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और थोड़ा जब आप लेक्चर देख रहे हो तो पूरा फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ना भी है। बात समझ में आती है? वेरी गुड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था आयोनाइजेशन कांस्टेंट की, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग किसको बोल रहे थे? ध्यान दीजिएगा, Kb और Ka। K एसिड के लिए और Kb बेस के लिए, ठीक है ना। बात समझिएगा। और एक बात, आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कर रहे थे कि वीक एसिड के लिए? तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के लिए नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? तो किसकी बात करेंगे? के या केबी की जो बात करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड या वीक बेस के लिए बात करेंगे। बात समझ में आती है? वेरी गुड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो मैंने लास्ट में बताया था कि देखिए, अगर 2 वीक एसिड दिया हुआ है तो उसमें से आपको पता करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो H+ ज्यादा क्या करेगा? डोनेट करेगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। एक और पॉइंट मैंने बोला था, जो K की वैल्यू है या Kb की वैल्यू है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। या आगे कहीं पर अमाउंट भी आता है आपके पास, अमाउंट, तो अमाउंट पे भी ये डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना। हालांकि आप बोलिएगा अमाउंट तो पढ़ा नहीं है, आगे पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या बात करना है कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बट टेम्परेचर से इफेक्ट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे कि मतलब इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर आयोनाइजेशन कांस्टेंट के अंदर कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बढ़िया से देखिएगा, ओस्ट वर्ड डाइल्यूशन, ठीक है। देखिए, मेन बात है ना, मैं एक लाइन में बता रहा हूं, हालांकि बहुत लोग उल्टे सीधे हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन नहीं, एक वर्ड में ध्यान दीजिएगा। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए ही कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं बाद में क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन, फिर आगे आएंगे वाटर के लिए आयोनाइजेशन वगैरह। तो सबके अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, कैसे कैसे करेंगे उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो एप्लीकेबल है, ओस्टवर्ड जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड या बेस के लिए होगा। बात समझ में आती है ना। तो मैं लिख सकता हूं इसको, it is applicable in case of weak electrolyte, या चलेगा ना? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट ओनली, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रोलाइट याद कीजिए, लास्ट क्लास में फ्राइडे वगैरह सब बताया था। तो यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस की बात करेंगे। बात समझ में आती है? चलिए, जैसे मान लीजिए, बात समझिएगा पहले, फिर अपने आप इसका जो डिफिनेशन आएगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी होगा और आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ए बी, ठीक, ये डिसोसिएट होगा, ठीक है ना। किसमें? A+ और B- में डिसोसिएट होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर टाइम 0 पे, तो इसकी वैल्यू आप लोग कुछ भी ले लीजिए, आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। मैं 1 लेता हूं, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर C लेते हैं, तो अभी C मत लीजिए, मैं C कैसे आता है वो भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो बताइए टाइम 0 पे प्रोडक्ट कितना होगा? कुछ भी नहीं भाई, टाइम ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि टाइम T पे कितना, टाइम T पे हम लोग
किसकी बात कर रहा है, इनकी। तो क्या हो जाएगा, जब टाइम बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ इसमें से अमाउंट घटेगा, मतलब डिक्रीज करेगा। तो ये कितना घटेगा, अल्फा। तो ये कितना बनेगा, अल्फा और अल्फा। ठीक, या तो आप क्या कीजिए, इसको सी कर दीजिए, और नहीं तो क्या कर दीजिए, इन सब में सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे हम लोग। क्या कर दिया हम लोगों ने, ये सी इंटू अल्फा हो गया। ठीक, वेरी गुड, यहां तक समझ में आती है। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो किसके अंदर एग्जिस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। आयोनिक इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। किसके अंदर, यानी इक्विलिब्रियम की जो बात हम लोग करेंगे वो किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम इसको ऐसे लिखिए, रुकिए, एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। बात समझ में आती है, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंदर होता है, गैस फैस के लिए भी बात नहीं करते, किसके लिए बात करते हैं, हम सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और बताइएगा, ये जो अपन कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले अगर मान लीजिएगा कि ये दिया हुआ है आपके पास 1 मोल, ठीक, और दिया हुआ है इसके लिए 1 लीटर। ठीक है, तो बताइए कितना कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 कैपिटल एम, अरे 1 मोलारिटी हो जाएगा। 1 मोल दिया हुआ है और 1 लीटर दिया हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा 1। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ आपके पास 1 मोल, ठीक, तो बताइए ये दिया हुआ आपके पास 100 लीटर, तो बताइए कितना हो जाएगा, 0.01 एम हो जाएगा। बात समझ में आती है, वेरी गुड। अगर समझ में आ रही है ना तो आगे और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, अब आप लोग इस पे एक रूल बताया गया था आप लोग को, ठीक है ना, मास एक्शन किसके बीच, अप्लाइंग द लॉ ऑफ, ध्यान दीजिएगा सब, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास ठीक है ना। याद कीजिए इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो बताया गया था एक बात, ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया था लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी के अंदर ना केसी वगैरह निकाल रहे थे प्रोडक्ट कॉपर में, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझिए, समझ में आ रही है, क्लिक कर रहे हैं ना माइंड में। अब आ जाइए, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, तो अगर मैं बात करता हूं सी की, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, पॉइंट बताइए, 1/v। अरे यही ना हो जाएगा, देखो ध्यान से, सी बोले तो कंसंट्रेशन, अब 1 मोल दिया हुआ है, अब वॉल्यूम नीचे रखिए, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, कंसंट्रेशन। पॉइंट को तोड़ दीजिए, जितना तोड़ना है उतना फायदा आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका हमें लिखना है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, तो बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड के लिए बात कर सकते हो और बेस के लिए भी बात कर रहे हैं, जनरल लीनियर रिएक्शन। तो हमारे पास के ए की बात कर रहे हैं, एसिड के लिए, किसी के लिए बात कर सकते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दिया हुआ है आपके पास, मैं यहां पर लिखता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं इनकी, देखिए ध्यान दीजिएगा कि के दिया हुआ है, ठीक, तो इनकी वैल्यू कितना दे रखा है, के ए दिया हुआ है, के यहां पर बोल रहा है ना, तो बताओ, या देखो ये बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एसिड के लिए, अगर ऐसा दिक्कत है तो के ले लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर, आ जाइए कि के इजिकल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितना है, ए की सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन, बताइए इसी कितना दिया हुआ है, सी
1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक अल्फा मतलब एक सी से सी कटेगा, ठीक, तो क्या बना देगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, सी अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर वीक एसिड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वीक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, उसके अंदर हम लोग डिसोसिएट, दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट था, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग ना, ध्यान दीजिएगा, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। हम वीक की बात कर रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग के अंदर जो डिसोसिएशन हो रहा था वो 100% लगभग हो रहा था, हालांकि 100% प्योर नहीं होता है, कुछ कम ही रहता है, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, अप्रॉक्स 100% डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। बट वीक में कितना हो रहा था, याद कीजिए, मैंने बताया था 5% होता है, ठीक, मतलब कितना हो जाएगा, पॉइंट में जाएगा, यानी अगर 5% हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 0.0 इतना हो रहा है ना, अरे इतना ही डिसोसिएट हो रहा है ना, बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम बात किसके लिए कर रहे हैं, वीक एसिड या बेस के लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर बात करते हैं अल्फा की, तो अल्फा काफी लेस देन हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये काफी कम हो जाएगा, किससे, 1 से, अल्फा की वैल्यू। अब देखिए, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं K इजिकल टू सी अल्फा का स्क्वायर 1। अब आपके मन में एक डाउट और आएगा, बोलिएगा सर ठीक है, अरे मान लीजिएगा, देखिए आप इसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू ले रहे हो ना, इसके लिए ले रहे हो, ठीक है ना, 1 के कंपेयर में जो ये अल्फा है, ठीक है ना, ये अल्फा है, इसकी वैल्यू तो 0.05 है, तो बहुत कम है ना, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0.05 लीजिएगा तो 1 के अप्रॉक्सी आ जाएगा, अरे उतना हटाइएगा तो उसी के बराबर आ जाएगा ना। अबे 1 करोड़ में से 5 रुपया हटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, वही बात है। अब तुम कहोगे नहीं सर, तब तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर भी रखेंगे, नहीं, यहाँ पर कोई कंपेयर करने के लिए वैल्यू नहीं है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, लेकिन इस अल्फा से कंपेयर करने के लिए कोई अदर वैल्यू है, नहीं है ना। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पर नहीं समझ में आता है, बहुत जो आपको कंफ्यूजन होगा ना, यही पॉइंट है। क्यों, मैंने तो क्या बोला कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, किसे कंपेयर में, 1 के कंपेयर में, तो आप तो बोलिएगा सर यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है, क्यों नहीं रख रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो सी अल्फा हो गया, क्या हो गया आपके पास, यानी सी अल्फा का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन, देखो के अपॉन सी हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस स्क्वायर को इस साइड में कीजिए, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, के अपॉन सी। समझ में आती है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, हम लोग एक और बात कर सकते हैं, ये तो हमने ठीक है कर लिया, ये तो हमने कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन अगर अब आप एक और इसको लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू, सोचिए तो क्या लिख सकते हो आप लोग, के वी लिख सकते हो, कैसे, मन में आ रहा होगा कैसे, ये ठीक है, ये तो समझ में आता है कि ये आपने कैसे लिखा, और यही समझना भी आपको, ठीक है। देखिएगा, देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं, क्या, अल्फा इजिकल टू रूट के वी। अब के वी कैसे आ गया, चूंकि याद कीजिए c बराबर 1/v, तो इस वैल्यू को जब यहाँ पर रखिएगा तो v ऊपर आ जाएगा, तो ये भी आपके पास आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर के एक किसके लिए आ गया आपके पास, के एक के लिए आ गया अल्फा की वैल्यू, ठीक है ना, हमें नहीं पता है किसके लिए आया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक जनरल मान लिया था, अगर फिर भी आपको लगता है कि आप मान लीजिए किसके लिए, ये जितना भी पढ़े हो एसिड के लिए, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसिड, ठीक। तो इसी तरह से सिमिलरली अल्फा की 4 बेस के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इजिकल टू रूट अंडर, इसको लिख सकते हो के बी अपॉन सी, लिख सकते हो, या इसी में लिख सकते हो ना, अल्फा इजिकल टू
मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट में कर दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, के बी इंटू वी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों याद होना चाहिए आप लोगों को। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर जो हम लोग बार बार बोल रहे थे कि सर है क्या, तो देखो इसी को बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब समझिएगा क्या हो जाएगा, DOD। समझ में आ रही है ना, ये दोनों अल्फा, ये जो अल्फा देख रहे हो ना ध्यान से, और यहां पर ये जो अल्फा दिख रहे हो, ये क्या हो जा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसी प्रकार ये भी दोनों क्या हो गया आपके पास, DOD। स्पेस ना होने की वजह से हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब एक पॉइंट और समझिएगा, ठीक है, जितना ज्यादा पानी डालोगे, कहां पर, जितना ज्यादा आप लोग वाटर डालते हो वीक एसिड के अंदर, उतना ज्यादा वो डाइल्यूट होगा। क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा वो डाइल्यूट होगा और उतना ही ज्यादा डिसोसिएशन होगा। बात समझ में आ रही है, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। उसके बाद एक और बात जो कि इंपॉर्टेंट है कि आयोनाइजेशन यूज करते हैं किसके लिए, दो बातें, कभी कभी आपसे प्रॉब्लम हो सकता है, नोट देखिए, आयोनाइजेशन जो यूज करते हैं अपन किसके लिए करते हैं, पोलराइजेशन कंपाउंड के लिए, ठीक है ना, पोलराइजेशन। ठीक, उसके बाद जो डिसोसिएशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, आयोनिक कंपाउंड के लिए। समझ में आया आप लोगों को और आप लोगों को भी, ठीक है ना। डिसोसिएशन किसके लिए करते हैं, आयोनिक के लिए, और ये किसके लिए करते हैं, पोलराइजेशन या पोलराइजेशन। ये समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पोलर कोवैलेंट, और इसको मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, आयोनाइजेशन किसके लिए यूज करते हैं अपन, पोलर कोवैलेंट। डिसोसिएशन किसके लिए यूज करते हैं, आयोनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अगर हो तो आप लोग बता दिया करना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि छोटी बातें नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये बताता है, क्या बताता है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। कितना, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक मोल में कितना वो डिसोसिएट होगा, मतलब एक मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है, यही बताता है। ठीक है ना। उसके बाद एक और बात, यहां पर जो है देखिए, ये जो अल्फा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ए स्क्वायर रूट। समझ आ रही है ना, क्या चीज, ए स्क्वायर रूट ऑफ किसका, अच्छा मैंने डिफिनेशन लिखा ही नहीं, देखिए यहां पर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, इसी को, इसको हम लोग डिफिनेशन में यूज कर सकते हैं, कैसे, एट constant temperature the degree of dissociation is directly proportional to the under root, ठीक है ना, of its dilution। क्या बोलते हैं, its dilution। कोई दिक्कत है नहीं, अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। समझ में आ रही है ना, वेरी गुड।
यहां तक आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इनका क्या यूज है और कहां पर ये एप्लीकेबल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है ये, कहां पर यूज होगा और मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना है, कहीं ना कहीं तो न्यूमेरिकल बनाना है। तो पहले नोट कीजिए आप लोग बढ़िया से। हो हुआ, चलिए चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान से, यहां पर जो मैंने बोला था, क्या चीज बोला था, जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाइएगा सॉल्यूशन को, जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाइएगा उतना ज्यादा अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन अंडर किसके, अंडर रूट के टर्म में। किसके टर्म में अल्फा की वैल्यू बढ़ता जाएगा, किसके टर्म में, रूट के टर्म में। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत। इसीलिए इसका एक और नाम होता है कि लिख भी सकते हो, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। बात समझ आती है, चलिए ठीक है, लिख लिए होंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं बहुत देर रुक गया, चलिए। चलिए अब समझिए एक जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हम लोग ऑस्टवर्ल्ड लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इसका हम लोग को क्या फायदा होगा, ठीक है ना, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑस्टवर्ल्ड का फायदा हमें क्या है और इसका अप्लाई कहां पर करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा कि एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लोग पीएच कैलकुलेशन करते हैं, पीएच हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के लिए यूज करना है हमें इसको, ठीक है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी जस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे भी पहले इसका अप्लाई कैसे करेंगे उसको अभी भी पढ़ते हैं, और जो इसका रियल आगे जो टॉपिक है उसमें भी पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं ना उसको अभी पढ़ लेते हैं, फिर आगे जो जहां पर रियलिटी में पढ़ना है ना वहां पर, तो उसको पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग पीएच का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, और किसी वीक एसिड को, स्ट्रॉन्ग को नहीं, किसको, वीक एसिड या बेस को कंसीडर करते हैं, किसको करते हैं, वीक एसिड या बेस को कंसीडर करते हैं, और उसकी पीएच हमें कैलकुलेट, समझिएगा, कैलकुलेट करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए कि जब हम लोग को पीएच का कैलकुलेशन करना होता है तो किसी भी वीक एसिड या वीक बेस को कंसीडर करना होता है, बात समझ में आती है, और उसकी पीएच हमें कैलकुलेट इतना आसानी से डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, तो किसके थ्रू करेंगे, इनके थ्रू हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इनकी बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, देखिए, हालांकि स्ट्रॉन्ग की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर किसी को भी ले लीजिए, वीक एसिड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वीक एसिड और बेस के बारे में मैंने बहुत बता दिया है, एग्जांपल्स कराया है, मैंने बोला था आप लोग को याद करके रखने के लिए, ठीक। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक दिया हुआ आपके पास CH3 COOH, ठीक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड बेस पढ़ेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, ठीक है। CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, समझ में आ रहा है, क्या चीज हो जाएगा आपके पास, H प्लस, ठीक। मैंने आपको बोला था कि टाइम 0 पे, ठीक है, इनकी वैल्यू 1 ले लीजिए, इनकी वैल्यू 0 और इनकी वैल्यू
जीरो हो जाएगा। ठीक, अगर एट टाइम टी पे बात कर रहा है तो इक्विलिब्रियम ही आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा। फिर मैंने बोला था इन सबको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कुछ मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर, यहां से मतलब जो डायल्यूशन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, यहां से आप लोग डायरेक्ट देखो हमें क्या करना है, फिर से पॉइंट समझिएगा, क्या निकालना है हमें, पीएच निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग इनकी बात करेंगे, क्या करेंगे, इनकी बात करेंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच इजिकल टू इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, सी अल्फा। बात समझ आ रही है ना, और अल्फा की वैल्यू भी जस्ट निकाले हो, डायल्यूशन। ठीक है ना, डायल्यूशन किसका, ओस्टवर्ड डायल्यूशन की बात की। ठीक, अब बताइए C इंटू इसकी वैल्यू कितना था, K अपॉन C, क्या था, Ka अपॉन C, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बताइए इसको रीअरेंज करके आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट अंडर K इंटू C, या कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, इंटू Ka। ठीक, ये क्या हो गया आपके पास, H प्लस। ठीक है, इसी को निकालना है। ठीक, ये हालांकि ना समझ में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें ओस्टवर्ड क्या पढ़ना था हमारे पास, ओस्टवर्ड डायल्यूशन ही पढ़ना था, लॉ पढ़ना था, उसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, वहां पे जैसे पढ़े ना आप लोग K अपॉन C, यही हमारा इंपॉर्टेंट था। ठीक, लेकिन इसको भी अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक, अब समझिए हम लोग क्या किए, वीक एसिड के लिए पीएच की वैल्यू किस तरह से हम लोग निकालेंगे, डायरेक्ट यहां से निकाल नहीं पा रहे तो निकालेंगे कैसे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए कॉन्सेंट्रेशन H की वैल्यू हम लोग C अल्फा ले सकते हैं। ठीक, तो C अल्फा हम लोग यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है। बात समझिएगा, इस अल्फा की वैल्यू क्या होता है, यही होता है ना, बात समझिए। ठीक, जब इसको कैलकुलेट मतलब रीअरेंज कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब देखिए हमारे पास ये जो देख रहे हो, ये के आपके पास क्या था, ध्यान दीजिए, के आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, किसके लिए, फॉर एसिड। ठीक है, तो अब बताइए ये क्या है, सी आपके पास, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमें क्या हो जाएगा, ये 4B की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, बस इतना समझ जाइए जितना बताया गया है कि जो हम लोग ओस्टवर्ड डायल्यूशन पढ़े थे वो किसके लिए पढ़े थे, इन्हीं के लिए पढ़े थे। यहाँ पर हमारे पास Ka की वैल्यू आ गया था, मतलब Ka की वैल्यू बोल रहे हैं हम लोग, अल्फा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गया था। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू कैसे आया था, तो यह ध्यान कीजिए, हम लोगों ने अल्फा को यानी जिस तरह से हमारे पास आ रहा था सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, तो कट गया था हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा का स्क्वायर तो 1 माइनस अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर जो अल्फा लिए थे हम लोगों ने वेरी लेस लिए थे, ए के कंपेयर में जो अल्फा बहुत ही कम है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, इसको निगलेक्ट कर दिया था। ठीक, निगलेक्ट कर दिया तो यही आया था ना आपके पास, तो अल्फा डायरेक्ट निकल गया था। तो ये अल्फा की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, चाहे वो एसिड के लिए हो चाहे बेस के लिए। ठीक है, हमने ये बात कर लिया किसके लिए, एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए। अगर बात करते हैं हम लोग वीक बेस के लिए, ठीक है, तो वीक बेस के लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हटा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्लियर होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा होगा, लेकिन एरर की कोई जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, सिंपल सा याद रखिए, ओस्टवर्ड पढ़े हमने। ठीक है ना, तो वहां से हमारा क्या काम हुआ है, अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया, बस उसी कहानी खत्म, बात समझ आती है ना। अब उसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग पीएच वैल्यू के लिए
जरा सा होता है कि आप पीएच के वैल्यू हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसी के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बी के एसिड को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हमें एच कॉन्सेंट्रेशन, भाई ये तो कॉन्सेंट्रेशन है ना, सी अल्फा कॉन्सेंट्रेशन है, तो डायरेक्ट हमारे पास ये वैल्यू है, तो लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस वैल्यू क्या आ गया इसकी। इसी तरह से अगर बेस की बात किया जाए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास है NH4OH gives, कुछ भी ले लीजिए, यहां से देखिए ना NH4 फिर प्लस OH माइनस, बात समझ में आ रही है। अगर हालांकि ये ना समझ में आए तो ध्यान से देखिए, ये NH4 नहीं NH3 और वाटर है, मिलकर बना दिया, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए हम लोग इसकी वैल्यू टाइम 0 पर, एट टाइम 0 कितना ले रहे हैं 1 0 0, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एट टाइम t पे, तो 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हुआ कुछ, और ये क्या हो गया अल्फा डिसोसिएट। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने अल्फा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, अगर नहीं वहां पर समझ में आ रहा तो फिर से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक। ये हो गया, हम लोगों ने क्या किया इन सब में c से मल्टीप्लाई कर दिया, c से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आ जाइए, हमें निकालना है इनकी वैल्यू, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, आपके पास बताइए कितना हो जाएगा, बेस की बात कर रहा है तो बेस में क्या होता है OH माइनस, तो बताइए यहाँ पर C अल्फा, बताइए C इंटू अल्फा की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हो KB अपॉन C, तो फिर यहाँ पर रूट अंडर, भाई इसको मतलब ये अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास KB इंटू C, समझ आ रही है ना, ठीक। KB लगा दिया मैंने, और ये क्या हो गया आपके पास OH माइनस, ठीक, ठीक है। फिर कहानी वही आ गई, ये जो हमारे पास क्या हो गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर किसके लिए बेस, और ये क्या हो गया देखो, जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन फॉर या ऑफ एसिड, ठीक है। इसको हटा दीजिए यहां से, ठीक है। मतलब जिस तरह से ए की है उसी तरह से हम लोग ई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फॉर वीक बेस फॉर वीक एसिड, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। अभी हम लोग एक और पॉइंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर जरूरत पड़ेगी, लेकिन ज्यादा बाउंस ना कर जाए इसलिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट समझेंगे, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। छापिए, मेरी रीत चले, अरे छापिए छापिए, छापना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आते हैं एक क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिएगा सब। एट 20 डिग्री C सेल्सियस दिया हुआ है, 0.05 मोलरिटी दिया हुआ है, CH3COOH इज 2%, क्या हुआ आयोनाइज्ड, कैलकुलेट अल्फा के H प्लस, और हालांकि एक और वैल्यू भी होता है pH, तो चलिए हालांकि पढ़े नहीं है तो उसको निकालने से कोई फायदा नहीं है, तो फिर भी मैं आप लोग को बोल रहा हूं निकालने के लिए, लेकिन मैं ही निकालूं क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए नंबर 1, तो देखिए यहाँ पर आपके पास C की वैल्यू दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन,
ये वीक एसिड दिया हुआ है और ये क्या कर रहा है 2% आयोनाइज हो रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू उसने डायरेक्ट दे रखा है, मतलब ये क्या हो गया अल्फा इज इक्वल टू 2/100, तो कितना आ जाएगा 0.02। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। उसके बाद हमसे देखिए वीक एसिड के लिए बात कर रहा है, अब आपसे पूछ रहा है क्या आयोनाइज हो जा रहा है के क्या होता है आपके पास, याद कीजिए किसके अंदर ऑस्टमोल डाइल्यूशन, तो उसमें बताया गया था यहां पर क्या था आपके पास, देखो फिर भी अगर ना समझ में आए तो सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी से सी कटेगा तो सी अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, फिर मैंने बताया अल्फा बहुत कम है 1 के कंपेयर में, तो सी अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो पुट अप कर दो यहाँ पर सी अल्फा का स्क्वायर, ठीक, मिटा दो इसको, हाँ। तो चलिए अब बताइए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितना दे रखा है 0.05 इंटू अल्फा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दे रखा है 0.02 इंटू 0.02 दे रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बताइए इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 इंटू 10 का पावर -5, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है H+, अब H+ आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो H+ पता करने के लिए फिर से मुझे रिएक्शन पहले ही कर देता, इतना मेहनत करने से अच्छा है। देखो यहाँ पर जैसे CH3COOH डिसोसिएट होगा तो CH3 COO माइनस में टूटेगा, अरे इसमें प्लस, देखो 1 माइनस 0, सॉरी यहाँ पर 1 टाइम 0 पे, अरे 0 अरे 0 टाइम t पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, फिर मैंने बोला था कि c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए c से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो H+, ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये तो पूछा है ना, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा C अल्फा, तो बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, C की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये देखो 0.05 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ 0.02, कैलकुलेट कीजिए तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास, कीजिए तो 10 0 0 तो 10 माइनस में आएगा, ठीक है, समझ में आती है। देखिए एक और होता है आपके पास पीएच निकालना, ठीक, तो पीएच के लिए थोड़ा सा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, या तो अगले ये हमारे पास क्या हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हमारे पास क्या हो गया तीसरा, ठीक। हालांकि अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ना ही है। हालांकि पीएच हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए 4th नंबर पीएच इजिकल टू होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये कैसे आता है हम लोग लिखेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है। अब एक बताओ कॉन्सेंट्रेशन H की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, निकाले हो ना, ये देखो 10 का पावर -3, तो लिख सकते हैं माइनस लॉग 10 का पावर -3, तो देखो लॉग बेस कितना रहे 10 रहे, तो क्या करता है जो 10 का मतलब ये ऊपर में होता है ना, ध्यान दीजिएगा लॉग का, हालांकि 2-3 बातें आती है लॉग में, ठीक है ना, तो आप लोग को लिखने का मन होगा तो लिख भी सकते हो। देखिए अगर log x इंटू वाई है तो इसको कैसे लिखते हो आप लोग, log x प्लस log y, अगर आपके पास log x/2 दिया हुआ x/y दिया हुआ सॉरी, उसके बाद तो इसको कैसे लिखेंगे log x माइनस log y, ठीक। अगर आपके पास, लेकिन ये 10 की बात कर रहा हूं, ठीक, फिर आपके पास दिया हुआ है log 10 का पावर -3, ठीक है, और इसके बेस, तो ये जो अपर में पावर में है ना, तो ये इधर चलाएगा, ठीक है, तो इधर चलाएगा तो 3 इंटू क्या हो जाएगा log 10, और 10 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू 1 इजिकल टू सीधे 3। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं, बस यही तो हमारा काम है ना। अब देखो ये 3 इधर आएगा, इसके नीचे भी 10 है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, वेरी गुड। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, और अगर ये कैसे आया है, ये वाला वैल्यू कैसे आया है, ये हम लोग जब आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे तब उसके अंदर काफी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग इतना नोट कीजिए, ठीक। हालांकि भी और क्वेश्चंस है, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, ठीक है।
इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन मैं मिटाऊंगा। बहुत पढ़ते हो ना, थकते नहीं हो, पढ़ो। आज पढ़ोगे तभी तो कल के लिए फायदा होगा, ठीक है। और इतना पढ़ो ना कि एक अच्छे इंसान बनो। कुछ लोग अलग ही बन जाते हैं मारकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इसका दो नाम होता है, मैं दोनों नाम लिख दूंगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, या आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए अब यहां से आयोनाइजेशन की कहानी खत्म हो सकती है। अभी आयोनाइजेशन ही चल रहा है आपका, ये मतलब बहुत लंबा है, ठीक है। हालांकि सब एक दूसरे से रिलेट भी है, थोड़ा समझते चलिए तो देखिए कुछ नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम सच में कुछ नहीं है अगर रियलिटी में देखा जाए। और एक भी कोई पॉइंट मिस हुआ ना, मैं सही बता रहा हूं, एक भी पॉइंट मिस हुआ, अगर बात नहीं समझी तो पूरा गया लेक्चर। और अगर समझ जाते हो तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे, तो चलिए हम लोग आते हैं। कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, आयोनाइजेशन के लिए हम लोग करते क्या है, दो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें से एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, कि कोई भी किसी को दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बना देगा, H3O+, फिर OH-। मैंने एक बात आप लोग को बेसिक्स में ही बताया था हाइड्रोनियम आयंस में, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने पढ़ाया तो वहां पर भी देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 में बताया था। जैसे H3O+ या H+, ठीक है ना, इन दोनों का मतलब सेम ही है। कैसा है, सेम ही है, ठीक। कोई दिक्कत है तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी H+ पूछता है और आपके पास ये दिया रहता तो आप लोग क्या करते हो ना, कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, तो कैसा करना है देखते हैं। चलिए इसके लिए आप लोग के की वैल्यू लिखिए। तो के की वैल्यू निकालिए। तो देखो यहां पर अगर के की वैल्यू डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास दिया हुआ है H3O पे प्लस, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो OH पे माइनस, अपॉन कितना, ये H2O, H2 दिया हुआ है। वेरी गुड, समझ रहे हो तो अच्छी बात है। अब देखिए इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी K इंटू H2O, 2 है तो स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट। फिर हमारे पास H3O पे प्लस, फिर देखिए मैं बता रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट करवा रहा हूं आपको। मैं चाहूं तो फॉर्मूला लिख के अपना काम तमाम कर लूंगा, नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। एक एक पॉइंट देखिएगा तो काफी क्लियरिटी आएगा, ठीक। यहाँ पर OH देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट हमारे पास, इनको जो हम लोग बोलेंगे KW बोलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सभी सॉल्यूशन के लिए इनकी जो भी, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। बस समझिएगा, ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। एक ऐसा है टेम्परेचर, ये हम लोग जो ले रहे हैं टेम्परेचर ले रहा है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पे ले रहा है। इनकी जो भी वैल्यू आएगी अभी, ठीक, थोड़ी देर में, ठीक। अभी आ जाइए, अब यहां से दो बातें आगे निकलती है, ठीक है ना, कि यहां पर जो KW है इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। कोई समस्या नहीं। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो है KW वो किसी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके ऊपर अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और ना ही किसी इनिशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आती है ना। ये मैंने इनिशियल वाला पहले बता रखा था कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, बट अमाउंट पे या इनिशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। वेरी गुड, ठीक। और ध्यान दीजिएगा अगर आपको लिखना भी है, और यहां पर चलिए सब एक ही में खिचड़ी नहीं पकाना, नहीं तो पता चलेगा सब बर्बाद हो गया, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग यहां पर
के डब्ल्यू इजिकल टू H3O प्लस और यहाँ पर O माइनस। ठीक, अब देखिए इनकी जो वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो देखिए इसकी जो वैल्यू लेते हैं 10 का पावर माइनस 14। ठीक है, और ये हो जाता है आपके पास H3O पे प्लस उसके बाद OH माइनस। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है तो दूसरा का आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसे कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और टेम्परेचर घटाने से इनकी वैल्यू घट भी सकती है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो अगर मैं बात करता हूं एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो के डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी 10 का पावर माइनस 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 13। अगर तुमने बोला कि टेम्परेचर लो कर दीजिए तो एट टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू 10 का पावर माइनस अप्रोक्स 15 या 14 है ना, तो 15 ले लीजिए। कितना हो जाएगा आपके पास? मतलब 15 नहीं होता है। आप लोग क्या कीजिए, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि दोनों तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, देख लीजिएगा इनका वैल्यू, लेकिन मेरे को लगता है सही है। ठीक है, कितना? 3 इंटू 10 का पावर 14 हो जाएगा। बात समझ में आती है? और किसी भी सॉल्यूशन के लिए के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, बात समझ में आती है? वेरी गुड, नोट कीजिए आप। फिर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो खुद को मतलब खुद का प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है ना, मतलब खुद से ही प्रोटॉन निकालना है, कौन? वाटर। ठीक है ना, तो इस तरह को बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। समझ आती है ना? लिख देता हूं, ऑटो प्रोटोलिसिस। क्या बोलते हैं? ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीकों से हमने समझा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट्स अच्छे से बनाइए और एक रफ नोट पे जैसे मैं लिख रहा हूं लिखने का प्रयास कीजिए। मैं पक्का बता रहा हूं, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, नोट कीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए, थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए, ठीक है, लोग टाइम लगाते हैं। इधर भी मिटा ही देता हूं पूरा, आप लोग लिख लिया होंगे तो। अब क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा, एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिए आपके पास दिया हुआ है कि H3PO4 डिसोसिएट जब ये खत्म हो रहा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो H2PO4 पे 1 माइनस और इसकी वैल्यू दे रखा है K1। ठीक, इसी तरह से इसको ले लीजिए, PO4 पे माइनस, फिर से एक H प्लस डोनेट कर रहा है, तो HPO4 पे 2 माइनस, यानी इसके लिए भी एक ही माइनस होगा। ठीक है, अब आ जाइए K2। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से HPO4 पे माइनस, ठीक है ना, ये क्या कर देगा, ये भी ले सकते हो, ये एक दिया ना, ये एक हो गया आपके पास, एक फिर से डोनेट किया तो ये ले सकते हो, 2 चार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद H प्लस, फिर प्लस क्या दे दिया है PO4 पे इसका K3।
ठीक है। ये बोल रहा है कि इसका एसिडी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, इसका इसका इसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है एसिडी कैरेक्टर। अच्छा, और इसको एक और भी क्वेश्चन पूछा, बनाया जा सकता है क्वेश्चन, जैसे उसने दे दिया H3PO4, ठीक, थराइस H प्लस, फिर PO4 पे माइनस, ठीक है, कहता ना 3 दे दीजिए, ठीक। ध्यान से अब आ जाइए, ये दे रखा है, तो फिर ये पूछ रहा है यहां पर K की वैल्यू बताने के लिए, मतलब इनके लिए भी आपसे K पूछा जा रहा है, और तीनों का बताना है आपके पास कि एसिडी कैरेक्टर क्या होगा। मतलब इसका K की वैल्यू ज्यादा होगी, K2 की वैल्यू ज्यादा होगी कि इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अरे जो जल्दी H प्लस डोनेट करेगा उसका एसिडी कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो देखिए, और एक ये पूछ रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, इन सभी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि कोई भी दो रिएक्शन को जब ऐड करते हैं तो KA1 और KA2 है, जब ऐड करते हैं तो A मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। A मल्टीप्लाई में करते हैं और डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। वहां पर 3 तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था ऐड करने पर ये। तो अब बताइए इनके लिए जो K की वैल्यू होगी क्या हो सकती है, देखिए यहां पर KA1 इंटू KA2 इंटू KA3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर इनके लिए एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, इनके लिए तो किसका ज्यादा हो जाएगा, देखो पहला हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है ना, तो KA1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद KA2 और उसके बाद KA3, समझ में आ रही है ना। ठीक, चलिए, हालांकि हम लोग इस पे एक बेस का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं करा ही देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें भी सेम पूछ रहा है कि कौन बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, और किसका एसिडिक कैरेक्टर, इसका तो एसिडिक कैरेक्टर था ना, और किसका यहां पर सम का निकालना है, K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए यहां पर मैं फिर क्वेश्चन लिखता हूं, आपके पास दिया हुआ है एल्युमिनियम OH थराइस, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा AlOH2, ठीक है ना, और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास, देख लीजिएगा, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, ये जब निकलेगा तो यहां पर जो आपके पास, इसको देख लीजिएगा OH माइनस, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है KB1, ठीक। इसी तरह से AlOH ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास AlOH दिया हुआ है, फिर OH पे माइनस, KB2 दिया हुआ है, फिर आपके पास AlOH का थ्राई, अब तो हो गई है ना, तो Al पे +3 +2, अरे +1 हो जाएगा, ठीक। इंक ना होने की वजह से आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन आप समझदार हो, P3। आप इसको सम करके भी पूछा जा सकता है, और इन तीनों का आपको बताना है एसिडिक ऑर्डर, ठीक है ना, कि क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर इनकी सम क्या हो जाएगा AlOH का था, क्योंकि देखो ना, ये जब ऐड कीजिएगा तो इससे तो ये कट जाएगा ना, इसी तरह से इससे अरे कट जाएगा ना, इसलिए क्या जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यही सब बचेगा। तो यहां पर देखिए ये हुआ, और यहां पर देखिए Al3+, ठीक है, उसके बाद यहां पर थराइस OH माइनस, ठीक। तो इनके लिए आपको बात करना है क्या चीज, KA की बात करना है, क्या करना है, KA की बात करना है। तो देखिए KA कैसे, KB ना ये बड़ा मिस होता है, लेकिन आप लोग देखिए B1 इंटू KB2 इंटू KB3, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, पास में जाएगा। लेकिन अगर इनका निकालना रहेगा, ये तो एसिडिक ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो ये निकालने के लिए कुछ नहीं है, जो ध्यान रखिएगा KB एसिडिक बोल रहा हूं मैं, बेस पूछ रहा है ना, B1 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद आपके पास यहां पर लिख देता हूं मैं KB1, उसके बाद KB2, फिर उसके बाद KB3,
ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट थोड़ा फास्ट। ठीक है, चलिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग, आपके पास दिया हुआ है फाइंड द concentration of H3O plus and OH minus for a solution of weak acid, H दिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो, whose K is equal to 2 into 10 का पावर minus 8 and 8 mole of acid are present, ठीक है, present in 1C of solution। ऐसे कीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है इसलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। या अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे।